हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में विद एक्सप्लेन भी करा जा रहा है। कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए जा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के आधार पर हम एक्स्ट्रा कंटेंट भी लिया जा रहा है। तो एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 है ये यूपीएससी का, ठीक है। शामली उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला हो जाता है। अगर वही सबसे उत्तरी जिला पूछता तो सहारनपुर हो जाता है। सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र हो जाता है और सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया हो जाता है। सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा हो जाता है? शामली हो जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम या उत्तरी भाग में स्थित है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी हिस्सा शामली हो जाता है, ठीक है। शामली को 2011 में मुजफ्फरपुर जिले से अलग करके बनाया गया था और यह जिला हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करीब है। शामली अपनी कृषि और विशेष रूप से गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है, ठीक है। और जिस तरीके से आपको पता होना चाहिए, गोरखपुर भी आपका जो है वो भी आपका किसके लिए, गन्ने के लिए फेमस माना जाता है। अब बात करते हैं सोनभद्र। सोनभद्र जो है आपका ये खनिज संसाधनों के लिए है और यहाँ पर सर्वाधिक एसटी जनजाति आपको देखने को मिलेगी। कौन सी भी है? सर्वाधिक एसटी जनजाति। सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलेगा आपका यहाँ पर। यहाँ सोनभद्र में ही आपका सहरिया, पहाड़िया और अगरिया, पिछड़िया करके ये सब जितनी भी जनजातियाँ देखने को मिलेगी। और सोनभद्र में अनपरा आपका जल विद्युत संयंत्र भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। अपने कई बिजली संयंत्रों के कारण यहाँ पर सोनभद्र को अक्सर भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, ठीक है। भारत की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? तो सोनभद्र को कहा जाता है, ठीक है। सोनभद्र ही जो है जो ये कितने ये 3 ओर से आपका किससे घिरा हुआ है? एमपी से घिरा हुआ है, ठीक है। सहारनपुर की बात करते हैं तो ये उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और ये अपनी लकड़ी की नक्काशी उद्योग के लिए फेमस है। और सहारनपुर में आम और लीची के लिए भी फेमस है। जैसे आपका ललितपुर वो आपका अमरूद के लिए कौन सा फेमस है? अमरूद के लिए आपका इलाहाबाद प्रयागराज फेमस है, ठीक है। और जैसे आम के लिए कौन सा? दशहरी आम के लिए आपका मलिहाबाद फेमस है, लखनऊ वाला, ठीक है। बलिया की बात करते हैं, यहाँ से बागी बलिया कहा जाता है और चित्तू पांडे यहाँ पर इन्होंने समानांतर सरकार बनाई थी, ठीक है। और आज़ादी के समय, ठीक है। बलिया उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही इसे बागी बलिया भी कहा जाता है, ठीक है। बलिया। चलो भाई आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं, काशी जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अपने दौरान प्रमुख राज्यों में से एक था। काशी की राजधानी क्या थी? काशी की राजधानी वाराणसी थी। और वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है और वो यूनेस्को ने विश्व विरासत धरोहर के रूप में मतलब राजधानी जो है सांस्कृतिक राजधानी घोषित करा था 2023 में। वाराणसी को करा था, ठीक है। मथुरा वास्तव में सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 प्रमुख महाजनपद राज्य थे, ठीक है। चलो भाई, तो कुछ और जैसे मगध की बात कर लेते हैं तो मगध एक महत्वपूर्ण था, ठीक है। और मगध की राजधानी आपका गिरिवृष थी और राजगीर भी कहा जाता है। और बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। पाटलिपुत्र वही आधुनिक पटना वाला क्षेत्र। वत्स जो है इसकी कौशाम्बी राजधानी हो जाती है। वत्स इस अवधि के दौरान एक प्रमुख और राज्य था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। ये यहाँ से एक सवाल बना है कि वत्स जो है गंगा और यमुना के संगम के नदियों के संगम पर स्थित हो जाता है। कौन? वत्स, ठीक है। कुरु जो है इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी और यहाँ पर अगर बात करते हैं, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आधुनिक दिल्ली के आसपास आधुनिक दिल्ली के साथ पहचाना जाता है, इसे इंद्रप्रस्थ को कहा जाता है भी। और जो आपका ये सवाल भी पूछा गया है कि जो आपका कुरु है किससे जुड़ा हुआ है? तो महाकाव्य महाभारत से भी जुड़ा था ये, ठीक है, जुड़ा था जी। चलो भाई आगे देख लेते हैं। माता टीला बांध वगैरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जैसे आपका माता टीला बांध है बेतवा नदी पर हो जाता है, ललितपुर में स्थित है। बेतवा नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं सिंचाई, जल आपूर्ति, जल पन बिजली महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल एमपी के विघ्न पर्वत से हुआ है, ठीक है।
माता टीला बांध का निर्माण 1958 में पूरा हुआ था, ठीक है, 1958 में पूरा हुआ था। शाहजाद नदी की अगर बात करते हैं तो ये आपका उत्तर प्रदेश की अन्य नदी है, ठीक है। जामनी नदी भी आपकी बेतवा नदी की सहायक नदी हो जाती है, जामनी। रिहंद नदी की बात करते हैं, इस पर आपका रिहंद बांध हो जाता है, और यहाँ पर रिहंद सोन नदी की सहायक नदी हो जाती है, ठीक है। चलो भाई आगे देख लेते हैं, कुछ और बांध हैं और यहाँ पर वो कहाँ पर हैं, ठीक है। जैसे अधवा बांध अधवा में है, और यहाँ पर अधवा नदी पर मिर्जापुर में हो जाता है 1978। अफजलगढ़ बांध जो है रामगंगा नदी पर है, गढ़वाल क्षेत्र में है, ठीक है। अहरौरा जो है गराई और गराई नदी पर मिर्जापुर में है। अर्जुन डैम अर्जुन नदी पर महोबा में हो जाता है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया अर्जुन से कौन सा क्षेत्र सिंचित है, तो ये आपका महोबा वाला ही क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। औझर बांध औझर नदी पर है, चित्रकूट में हो जाता है, ठीक है। और जिसे झाड़ा जाता है कोई तो कूटा कूटा जाता है, ठीक है, ऐसे याद कर लेते हो। और गुरुत्वाकर्षण और चिनाई वाला बांध हो जाता है। बचारा जो है इलाहाबाद में हो जाता है, ठीक है। बघेलखंड आपका बलरामपुर में हो जाता है, और ये आपका जमुना हवा नदी पर हो जाता है, ठीक है। बलुई बांध सोनभद्र में, बलुई बांध स्थानीय जो है ये आपका स्थानीय कोई वहाँ की मतलब नदी है, सोनभद्र में हो जाता है भाई, ठीक। चलो बरवा सागर जो है बरवा नाला में हो जाता है, और यह आपका चित्रकूट में पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से और कोई बांध जो इम्पोर्टेंट है बस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाता है, तो आपका रामगंगा बांध हो जाता है, 120 मीटर ऊंचा है। लवकुश बैराज परियोजना कहाँ पर है, कानपुर में हो जाती है। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, झांसी में स्थित है, बेतवा नदी पर स्थित हो जाता है, ठीक है, माता टीला बांध। बाण सागर परियोजना जो है शहडोल एमपी में, शहडोल जो है सोनभद्र में देखने को मिलेगा, ठीक है, बाण सागर बांध, ठीक है। किस बांध का नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी है, तो रिहंद बांध का नाम आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर भी है। दूधी दूधी बांध किसे कहा जाता है, कन्हार बांध को कहा जाता है, दूधी बांध कहा जाता है, जो दूधी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। सुकमा डकमा जो बांध है वो आपका कहाँ पर है, सुकमा डकमा आपका कहाँ पर है, झांसी में हो जाता है। राजघाट किस नदी पर बना हुआ है, तो बेतवा नदी पर, और ललितपुर में स्थित है राजघाट बांध। काठी बांध जो है बिजनौर रामगंगा नदी पर हो जाता है, काठी बांध, ठीक है। काठी बांध जो है बिजनौर रामगंगा नदी पर हो जाता है भाई, ठीक है, बिजनौर रामगंगा नदी पर हो जाता है। अर्जुन बांध महोबा पथराई डैम ललितपुर, ठीक है। माता टीला बांध आपका बेतवा नदी झांसी। ओबरा बांध जो है मिर्जापुर आपका रिहेंद्र नदी, और अहरौरा मिर्जापुर आपका गरई नदी, ठीक है, अहरौरा गरई। जिरगो बांध मिर्जापुर में है, ठीक है। सिरसी बांध मिर्जापुर और खेत गए। और गढ़वा बांध जो है चित्रकूट और आपका गढ़वा नदी पर। महोदा हमीरपुर और बेतरा नदी पर है। सलारपुर बांध आपका महोबा करडिया बांध, ठीक है। रोहड़ी बांध ललितपुर में है, ठीक है। रोहड़ी कहाँ रहती है, ललितपुर में रहती है, ठीक है। सहजाम ललितपुर, ठीक है। और शहजाद बांध ये भी आपका कहाँ पर ललितपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सवाल ये स्टेटमेंट में कई सारा पूछा गया था, जो आपका कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट में ही सारी चीजें थी, ठीक है, और सारी सही थी। यह भारत में मीठे पानी के कछुओं के लिए समर्पित पहला अभ्यारण्य है। देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य था, जिसकी स्थापना इस क्षेत्र में पाई जाने वाली कछुआ प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। कछुओं को वास्तव में आधे जले हुए मानव समूह को जैविक तरीके से हटाने में मदद करने के लिए अभ्यारण्य में छोड़ा गया था, क्योंकि अभ्यारण्य गंगा नदी के 80 घाट कहाँ, वाराणसी में ही, ठीक है, के पास स्थित, जहाँ कई शवों को दाह संस्कार के बाद में तैरने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस अभ्यारण्य का उद्देश्य नदी की सफाई की इस प्राकृतिक विधि को बढ़ावा देकर नाजुक पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना, और साथ ही उन प्रजातियों की रक्षा करना जो गंगा को अपना घर मानती है, ठीक है, जो गंगा को घर मानती है।
स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। 1875 में स्थापित हुआ था। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी हो जाता है। बीएसई को शुरू में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था। यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। बीएसई जो है भारत में पूंजी बाजार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन अधिनियम 1956 के तहत मान्यता प्राप्त है। बीएसई का भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, ठीक है। वहीं अगर हम यूपी में बात करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपका कानपुर में स्थित था। 1982 में स्थापित किया गया था। 2001 से इसने काम करना बंद कर दिया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोई सक्रिय स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। कंपनियां एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आपका बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होती है, ठीक है। चलो भाई, यानी 1982 में बना था। प्रणब मुखर्जी उस टाइम पे वित्त मंत्री थे, ठीक है। और उद्घाटन किया था इन्होंने। 350 सदस्य थे और बाद में बढ़कर 540 हो गए। ऐसा सवाल आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो भाई आगे आगे देख बात कर लेते हैं। इरडा IRDAI के क्या है, बीमा कंपनियों को लाइसेंस देना और आपका विनियमन करना बीमा उत्पादों, ये इरडा के बारे में पूछा गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं सेबी के बारे में। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि आपके भारतीय भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है। यह भारत में प्रतिभूति बाजार, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड आदि को विनियमित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए 1992 में एक नियामक संस्था है, ठीक है। कौन? सेबी। सेबी हो जाती है, ठीक है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। यहाँ से ये हो गया। एक सवाल और यहाँ से आपको याद रखना है, क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा करी है। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। अपनी समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के लिए जाना जाता है। वैदिक 3D संग्रहालय एक उद्देश्य जो है 3D प्रदर्शन जैसी आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्राचीन वैदिक ज्ञान और संस्कृत को प्रदर्शित करना है, ठीक है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। मेरठ से बात आती है तो मेरठ अब जो आपका उत्तर प्रदेश का एक शहर है और यहाँ पर क्या है कि जिसकी बस्तियां सिंधु घाटी सभ्यता के समय से हैं, ठीक है। प्राचीन शहर है भैया। मेरठ अपने ऐतिहासिक महत्व और खेल सामग्री निर्माण के लिए केंद्र के रूप में जाना जाता है। वहीं प्रयाग की बात करते हैं तो प्रयाग आपका उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर इलाहाबाद का प्राचीन नाम है। गंगा यमुना और आपका सरस्वती नदियों के आपके संगम पर स्थित है और यहाँ पर 12 साल में आपका महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, ठीक है। कानपुर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में बड़े शहरों में से एक है। चमड़ा एवं वस्त्र उद्योग के लिए फेमस हो जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे है एक सवाल यहाँ से आपका कई बार पूछा गया। ये तो सवाल कई बार पूछा गया, रिपीटेड सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण जो आपका UPSHA का आपका गठन 2004 में किया गया था, ठीक है। जिसका जो आपका जिला प्रमुख सड़कों का विकास एवं प्रबंधन रख रखाव करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य UPSHA का उद्देश्य होता है कि सड़क का संपर्क सुनिश्चित करना तथा राज्य के भीतरी ढांचे में सुधार करना, परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने तथा राज्य के आर्थिक विकास का समर्थन करना, ठीक है। ये सारी चीजें इनका काम होता है, ठीक है। 2001 में क्या होता है भाई, हाँ ठीक है। तो 2017 में ओके 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 2004, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर यूपी में जो पहला यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2018 में किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य के निवेश के अवसरों तथा क्षमता को प्रदर्शित करना, तो इतना ही आपको याद रखना है। केवल 2018 में पहला यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था। कब? 2018 में किया गया था, ठीक है। 2018 में किया गया था। ये तो आपको बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। चंदौली चंदौली जो है, चंदौली उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है और ये उच्च चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चंदौली जो है उपजाऊ भूमि है और यहाँ पर इसकी परिस्थितियां जो है वो चावल की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। यहाँ पर कृषि अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और काफी
इसकी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खेती में लगा हुआ। वाराणसी के पास में राजनीतिक रूप से स्थिति है जो कृषि के उपज के वो सिंपल है, वहाँ पे अनुकूल दशाएं, तभी तो भाई चावल हो रहा है। ठीक है, चलो भाई गाजियाबाद की बात करते हैं। तो गाजियाबाद जो आपका यूपी का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर आपका औद्योगिक शहर है ये, और गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा भी हो जाता है। ठीक है, वाराणसी की हम लोग बात कर ही चुके हैं, सबसे पुराना है बसा हुआ। ठीक है, धार्मिक है, बनारसी रेशम साड़ियाँ हैं। ठीक है, ये रही आपकी नई योजना, यहाँ से भी आपके सवाल बन सकते हैं। मुखबिर योजना 2017 में शुरुआत होती है। इसका लक्ष्य भ्रूण हत्या का शिकार होने से बचाना। ठीक है, और सरकार ने भ्रूण हत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विशिष्ट कार्यदल का गठन किया है। ठीक है, भ्रूण हत्या रोकने की सही जानकारी देने वाले को 60,000 रुपये मिलेंगे। एक काल्पनिक ग्राहक बनाने वाली महिला को आपका 1 लाख रुपये प्राप्त होंगे। ऑपरेशन में भाग लेने वाले सहायक को 40,000 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और पूरा खर्च राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उठाएगा। फिर भी यदि खबर झूठी है तो मुखबिर को काली सूची में डाल दिया जाएगा। अच्छा, मतलब वो अगर सही होगा भाई। सर्वदा योजना की बात करते हैं तो सर्वदा योजना उत्तर प्रदेश में जो भी उपभोक्ता अवैध बिजली कनेक्शन या कटिया से बिजली का इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए सूबे की योगी सरकार एक नई योजना लेकर आई है। सर्वोदय योजना के तहत अवैध और कटिया कनेक्शन वाले बिना दंड दिए अपना कनेक्शन नियमित करा सकते हैं। अच्छा मतलब जो कटिया डाले हैं वो लोग क्या करें, वो सर्वोदय योजना के तहत कनेक्शन करा लें। ठीक है, चलो भाई। और उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर राज्य में किसानों को 10 लाख पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। ठीक है, कन्या सुमंगला योजना खूब ज़्यादा चर्चा में। इस योजना के माध्यम से कन्या के जन्म के बाद में 6 किस्तों में 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यह योजना बालिकाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है इसका। हाँ ठीक है, अब क्या है, पूछा गया भाई गेहूं से पूछा गया। ठीक है, गेहूं से आपका अगर बात करते हैं, गेहूं जो है राज्य के लगभग 24% कृषि भूमि में होता है। उत्तरी पहाड़ी और दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में होता है। गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर हो जाता है, और गेहूं जो है आमतौर पर ये 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता उसमें होती है। और बुआई की अवधि के दौरान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। वही कटाई में आपका ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है, चलो आगे। गंगा घाघरा दो दोआब सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। हो सकता है आपसे ये बार स्टेटमेंट में पूछ ले। ठीक है, कौन कौन से, जैसे गंगा यमुना और गंगा घाघरा। ठीक है, गंगा घाघरा जो है वो प्रमुख आपके हो जाते हैं क्षेत्र। ठीक है, जिसमें आपका गोरखपुर है, मेरठ है, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर गेहूं के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, उच्च वर्षा के कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले में गेहूं का कम उत्पादन होता है। ठीक है, तो पूर्वी जिले में आपका नहीं होता है, इसे याद कर सकते हो भाई। ठीक है, चलो भाई आगे। अगला है उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है स्वच्छ ऊर्जा और सतत शहरी विकास के प्रति राज्य के प्रतिबद्धता के तहत राज्य के सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदल दिया जाए। किसको, सभी नगर निगमों को। ठीक है, किसको, सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदल दिया जाएगा। यह घोषणा गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला और राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान की गई। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है 22,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, अयोध्या पहले ही उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बन चुका है जो 6,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो क्योंकि जो है वो अयोध्या बन चुका है पहला। ठीक है, बुंदेलखंड जो आपका एक्सप्रेसवे है जो आपका वो 5,000 मेगावाट के साथ में हरित ऊर्जा गलियारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, किया जा रहा है भाई। ठीक है, किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत आपका हर घर नल योजना के तहत 10% सामुदायिक अंशदान माफ कर दिया है। ठीक है, और वहीं आपका कहीं इसमें पूछा गया था कितना पड़ेगा मासिक रुपये, तो 50 रुपये मासिक पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका। चलो भाई आगे देख लेते हैं। अगला है, यहाँ अच्छा लिखा था है। ठीक है,
इसके तहत ग्रामीणों को अपने ग्राम पंचायत को रख रखाव शुल्क के रूप में 50 रुपये भुगतान करना होगा। ठीक है, भुगतान करना होगा, 50 रुपये भुगतान करना होगा भाई। चलो, भुगतान करना होगा तो लोग कर देंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। फिर कुछ और है जो आपके इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको पढ़ के जरूर जाना है। क्या है? योगी आदित्यनाथ 10 जनवरी 2025 को प्रयागराज में, कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में क्या किया था? कुंभवाड़ी जो 103.5 मेगाहर्ट्ज और आपका कुंभ मंगल ध्वनि का उद्घाटन किया था, जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ऑनलाइन शामिल हुए थे। ठीक है, ऑनलाइन मुरुगन भैया ऑनलाइन शामिल हुए थे। ठीक है, मुरुगन ऑनलाइन शामिल हुए थे। चलो, प्रोग्रामिंग 103.5 मेगाहर्ट्ज पर संचालित तो प्रतिदिन 17 घंटे। ठीक है, प्रतिदिन 17 घंटे जो 5:55 से सुबह और 10:05 तक की पेशकश OTT प्लेटफॉर्मों के माध्यम से पहुंच योग्य। ठीक है, उद्देश्य क्या था? महाकुंभ के बारे में व्यापक जानकारी साझा करना और दूर दराज के क्षेत्रों को भी इसमें लक्षित करना। ठीक है, प्रभाव इसमें क्या पड़ा? तो इसमें ये हुआ कि उन लोगों तक महाकुंभ के आध्यात्मिक महत्व का विस्तार करना जो शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाते हैं, और जिससे आयोजन की लोकप्रियता और सुलभ बनती है। पहले भी हुई हैं, जैसे 2013-2019 में इसी तरह के चैनल शुरू किए गए थे। ठीक है, चलो भाई, उपस्थिति जो व्यक्ति थे, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य अधिकारी भी, राज्य अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम जो आपका 1966 में अगर बात करते हैं, धारा 3 की उपधारा के अधीन शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने अधिसूचना की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो ये केवल इतना याद रखना है, धारा 3 की उपधारा 1 के तहत और आपका आवश्यक सेवा अनुरक्षण एवं अधिनियम 1966। ठीक है, चलो भाई आगे। अधिनियम पुलिस को अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। इस अधिनियम के तहत अवैध हड़ताल को भड़काने वाले किसी भी व्यक्ति को 1 वर्ष तक कारावास और 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान करता है। अच्छा भैया, यह निर्णय राज्य में होने वाले आगामी महाकुंभ तथा अन्य कार्यक्रम के बीच लिया गया है। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ से आपके सवाल बनते हैं, क्या पूछे गए हैं? ये डॉल्फिन वाला आपको ध्यान रखना है। भारत में पहली बार डॉल्फिन के अनुसार अनुमान में कुल आपका 6327 डॉल्फिन पाई गई हैं। ठीक है, तो 28 राज्यों का सर्वेक्षण इसमें शामिल था। हो सकता है आपसे पूछ ले कितने राज्य थे। 8,500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में ये शामिल है। ठीक है, और यहाँ पर रिपोर्ट में गंगा जो डॉल्फिन संरक्षण और पर्यटन में स्थानीय समुदायों की भूमिका पर भी जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या में डॉल्फिन दर्ज की गई हैं, और जो उसके बाद में बिहार, फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल, फिर असम। हो सकता है इसमें आपसे सीरियल पूछ ले कि इसके यूपी के बाद में कहाँ पर, तो बिहार में, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में के बाद में आसाम में देखने को मिली है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन की अगर हम बात करते हैं, नदियों में अपने आवास के लिए जानी जाने वाली ये डॉल्फिन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये लुप्त प्राय है, इसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है। ठीक है, पर्यावरण पर्यटन की अगर बात करते हैं, पर्यावरण पर्यटन वन्यजीवों के संरक्षण में मदद करता है, साथ ही सामुदायिक समुदायों के लिए स्थायी आय प्रदान करता है। डॉल्फिन संरक्षण की बात करते हैं तो स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी और जागरूकता इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलो भाई, तो डॉल्फिन को आपका जो आपका गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित करा गया था? 2008 को। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। चलो भाई, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 जो है अधिनियम संख्या 9, ठीक है, 1994 चुनावी अपराधों के लिए अयोग्यता अवधि निर्धारित करता है। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, काम हो जाएगा इतने से ही। कौन सा? उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9। ठीक है, और जो 1994 का है, चुनावी अपराधों के लिए अयोग्यता निर्धारित करता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में आता है। ठीक है, जो चुनाव के लिए सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। ठीक है,
मतदाता सूची तैयार करने और सीटों को भरने के तरीके से संबंधित प्रावधान भी इसमें सम्मिलित हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब आता है? 1955 में आता है, ठीक है, 1955 में आता है। पंचायती राज अधिनियम कब आता है? 1993 में आता है, ठीक है, 93 में आता है। वही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को दिया गया था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, एल.एम. संघवी समिति की सिफारिश पर दिया गया था, ठीक है, एल.एम. संघवी समिति की सिफारिश पर दिया गया था। यूपी में बनेगा कृत्रिम वेटलैंड, कासिमपुर पावर हाउस में होगा विकसित, ठीक है, कासिमपुर पावर हाउस में विकसित होगा। तो कासिमपुर कहाँ पर, ये सवाल आपका बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश में जो अलीगढ़ में, कहाँ पर? अलीगढ़ में कासिमपुर पावर हाउस को कृत्रिम आर्द्रभूमि के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। पावर हाउस से निकलने वाले पानी और राख के कारण क्षेत्र में कृत्रिम वेटलैंड स्थापित हो गया है और पक्षियों को काफी आकर्षित कर रहा है, ठीक है। अच्छा भैया, ठीक है। और यहीं अगर बात करते हैं, जिस प्रकार शेखा झील की खोज 80 के दशक में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली, जो पक्षी विज्ञान के जनक माने जाते हैं, ठीक है, और डॉक्टर अरशद आर रहमानी ने की थी, और वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आए थे। शेखा झील को 2003 में उत्तर प्रदेश की स्थानीय झील का दर्जा दिया गया था। 2016 में इस झील को राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ठीक है, घोषित किया गया था, ठीक है। मदरसा बोर्ड से आपको याद रखना है कि मदरसा बोर्ड में क्या करा गया है। तो मदरसा जो उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा अधिनियम में संशोधन करेगी, और ताकि उच्च स्तरीय धार्मिक डिग्रियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाए, ठीक है भैया, धार्मिक डिग्रियों को इससे बाहर रखा जाए। कुछ चीजें और भी हैं, जैसे आपका संशोधन करने की बात आती है, तो इसके तहत इसकी निगरानी केवल कक्षा 12 तक की शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों तक ही सीमित रहेगी। नए संस्थानों के तहत कामिल और फाजिल डिग्रियों की मान्यता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, कौन कौन? कामिल और आपका फाजिल डिग्रियों की समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। राज्य भर में मदरसों को माध्यमिक शिक्षा को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संसाधनों के मसौदा प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम कब आता है? 2004 में। वही जब सड़क उत्तर प्रदेश सड़क राजमार्ग प्राधिकरण बनता है 2004 में, ऐसे याद कर लो, ठीक है। राज्य में मदरसा शिक्षा को नियंत्रित करता है, ठीक है, यही, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? ये आपका ये सारी चीज़ें, चलो ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं कि 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने तो उत्तर प्रदेश मदरसा और शिक्षा बोर्ड कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया था, जिसमें इस आधार पर रद्द किया गया था कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, ठीक है। चलो भाई, ओके। पलाश की बात कर लेते हैं। तो पलाश का आपका इससे भी आ चुका है, इसका वैज्ञानिक नाम बुटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, और यह उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश और झारखंड का भी राजकीय पुष्प है, ठीक है। हो सकता है स्टेटमेंट पूछ ले कि पलाश जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और झारखंड का राजकीय पुष्प है, ठीक है। और जिसको नहीं पता रहेगा वो कहेगा ओ भैया की बात है, ठीक है। आमतौर पर इसे बास्टर्ड टीक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पलाश को इसे जंगल की लौ भी के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी एक पर्णपाती वृक्ष प्रजाति है, ठीक है। इसका उपयोग, पलाश वाला भैया उपयोग जानते हो क्या है? इसका उपयोग दस्त को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, जा सकता है। इसमें रोगाणुरोधी और कसैले गुण होते हैं, ठीक है। अच्छा, यह अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण यकृत विकारों को, यानी अच्छा लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है तो भी ये आपका ठीक करेगा भाई, ठीक है, ठीक करेगा। जो कोई ये पलाश है, ठीक है, ये पलाश का पुष्प है, ठीक है भाई। तो अगर यहाँ से एक सवाल और बन सकता है क्या, पलाश जो है ये पलाश उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभाजन से पहले ब्रह्म कलश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हुआ था, जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तब। ब्रह्म कलश का आपका वैज्ञानिक नाम शौसूरिया ओब ओबवल्लता था, ठीक है। उत्तराखंड का यह राजकीय पुष्प हो जाता है, ठीक है। साल में केवल एक बार 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर खिलता है, ओ भैया, ठीक है। ब्रह्म कलश एक ही बार वो खिलता है भैया। चलो, अब आईएफआर रिपोर्ट जो है वो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इसको रुको, अभी देखते हैं भाई।
IF4 इसको भी लास्ट में देख लेते हैं। IFR रिपोर्ट में कोई थोड़ा दिक्कत है, फिर जो नोट्स हमारा उसको हम यहाँ पर अभी फोटोज में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आर्द्र भूमियों की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में 10 आर्द्र भूमियाँ हैं, ठीक है। और वेटलैंड्स जो हैं, ठीक है, आर्द्र भूमि आपके कितनी हो चुकी है, 91 हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं तो आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार, पार्वती अर्का पश्चिम बिहार, समान पश्चिम बिहार, समसपुर पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार, सराय नाहर पश्चिम बिहार, सूर सरोवर तथा ऊपरी गंगा नदी, ठीक है। चलो आगे। रामसर जो आपका सम्मेलन हुआ था वो आपका ईरान में है, 2 फरवरी 1971 को हुआ था, ठीक है। चलो भाई 2025 में जो जोड़े गए हैं वो आपके जैसे सक्कर कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य जो आपका तमिलनाडु में, थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में, खेचो पलरी वेटलैंड सिक्किम में है, उधवा झील आपका झारखंड में हो जाता है। ये तो आपको पक्के। चलो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो आपका टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। और उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हो जाते हैं। एक पीलीभीत है, ठीक है, एक दुधवा है, एक अमनगढ़ है, एक आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो आपका पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में स्थित हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 2020 में इसके पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए T+2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है किसी भी पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। इससे इसमें ऊंचे साल के जंगल तथा साल के वृक्ष तथा वृक्षारोपण तथा घास के मैदान तथा कई जल निकाय इसमें स्थित हैं, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय जो उद्यान है ये आपका टाइगर रिजर्व भी है। ये आपका भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित एक संरक्षित क्षेत्र हो जाता है। और ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए अलावा पक्षियों तथा सरीसृपों तथा जंगली हाथियों तथा जलीय जानवरों, एक सींग वाले गैंडे या भैया, ठीक है, जंगली हाथियों की नई प्रजातियां और अछूता प्राकृतिक वन क्षेत्र विशाल है, ठीक है। चलो भाई अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये मूल रूप से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था। जब उत्तराखंड राज्य को भारत से उत्तर प्रदेश से अलग कर बनाया गया तब जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ आपका उत्तर प्रदेश में ही रह गया। अमन जी उत्तर प्रदेश में रह गए, बाकी आपका जिम वाले चले गए कहाँ पर, उत्तराखंड में चले गए, ठीक है। चलो भाई उत्तर प्रदेश सतर्कता यानी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम आपका 1965 में आता है। सतर्कता अधिनियम 1965 के नाम से भी स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य के पूरे क्षेत्र को लागू होता है। इस अधिनियम का पुलिस अधिनियम 1861 से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है भाई। चलो भाई आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में अगर बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है तो श्री दीपक सिंघल जी हो जाते हैं, ठीक है, यूपी के। संग्रहालयों की बात कर लेते हैं, जैसे आपका लखनऊ में स्थित राजकीय संग्रहालय जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय हो जाता है। 1863 में तत्कालीन लखनऊ के आयुक्त द्वारा स्थापित किया गया था। यह लखनऊ चिड़ियाघर के परिसर में स्थित है कौन सा पुरातात्विक संग्रहालय जो राजकीय संग्रहालय। इसमें कई गैलरी हैं जिसमें जैन कला गैलरी, भारतीय मूर्तिकला गैलरी, पुरातात्विक गैलरी, नवाबों की कला, सिक्का गैलरी, मिस्र गैलरी, धातु कला गैलरी, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। संग्रहालय अगर बात करते हैं जैसे सारनाथ संग्रहालय 1904 में स्थापना होती है, मथुरा संग्रहालय 1874 में, लोक कला संग्रहालय आपका 1989 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। गोरखपुर में रामगढ़ झील को उत्तर प्रदेश का पहला आर्द्रभूमि स्थल अधिसूचित किया गया है, ठीक है। चलो उत्तर प्रदेश का पहला अधिसूचित आर्द्रभूमि बनाता है और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है, ठीक है। चलो भाई ठीक है भाई, कौन था भाई ये आपका गोरखपुर में रामगढ़ झील। अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं जो जो उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का प्रावधान यूपी अधिनियम संख्या 9 के 1994 के तहत लाया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 17 विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम सभा होती है, ठीक है।
ग्राम सभा में कौन आएंगे? जितने भी पंजीकृत मतदाता होते हैं, ठीक है। ग्राम सभा की शुरुआत का उद्देश्य स्थानीय शासन में जनता की भागीदारी को बढ़ाना था, और यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका जो 1993 में लागू हुआ था, ने देश भर में ग्राम सभाओं की स्थापना को आदेश दिया। यूपी अधिनियम 9 जो 1994 इस संशोधन के अनुपालन में था, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की शुरुआत 4 अप्रैल 1996 को हुई थी। 7 अक्टूबर 2002 को बनाया गया था, ठीक है। आयोग के पहले अध्यक्ष जस्टिस AP मिश्रा थे, ठीक है। इसका लखनऊ में हेडक्वार्टर हो जाता है, मतलब इसकी स्थापना 2000, मतलब इसकी जो शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की, वो 4 अप्रैल 1996 को हुई थी। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि 4 अप्रैल 1996 को, और इसके जब बनाया गया था 2002 में बनाया गया था राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। पहले आपकी इसका मुख्यालय लखनऊ में हो जाता है। पहले आपके अध्यक्ष जस्टिस AP मिश्रा जी हो जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में बालाकृष्ण नारायण जी हो जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर बात करते हैं 12 अक्टूबर 1993 को मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था, ठीक है। इसमें अगर बात करते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, वो आपका इनका का अवधि होती है। और पहले पहले जो आपके अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्रा जी थे। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष थे आपका रंगनाथ मिश्रा जी थे। बोलो जय हो, बोलो भैरव बाबा की जय हो, ठीक है। शारदा नहर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। 1920 में शुरुआत होती है, पीलीभीत में स्थित है शारदा नहर, और शारदा नदी यहाँ से निकलती है। इस नहर का मुख्य स्रोत शारदा नदी है, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं 938 किलोमीटर ये हो जाती है, शारदा नहर हो जाती है, ठीक है। 1920 में शुरू हुआ था इसका निर्माण, पीलीभीत में स्थित है। उत्तर प्रदेश का राज्य गीत उत्तर प्रदेश समेतता खुद को इतिहास के पन्नों में, ये आपका बात करते हैं 2022 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के पहल के हिस्से के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। अपनाया गया था। चलो भाई, भारत की समग्रता महानता ये सब चीजें आपको पता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर थोड़ा एक बार देख लेते हैं आधिकारिक जो प्रतीक है, एक प्रतीक जो हो जाता है, एक मछली और एक धनुष बाण हो जाता है। राज्य पशु आपका दलदली हिरण हो जाता है, और आपका फिर राज्य मछली आपका चीतल, ठीक है। राज्य मछली मोय या चीतल, मोय चीतल, ठीक है। फिर आपका राज्य पक्षी आपका साइबेरियन क्रेन हो जाता है, ठीक है। और फिर पुष्प आपका पलाश, टेसु और ढाक भी बोलते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय राज्य नृत्य आपका कौन सा? कथक हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। कथक हो जाता है, राज्य नृत्य हो जाता है, पलाश पलाश ढाक टेसु ये सब आपके राज्य पुष्प हो जाते हैं। साइबेरियन क्रेन आपका पक्षी हो जाता है। मोय और मोय चीतल चीतल और मोय चीतल ये राज्य मछली, और दलदली हिरण जो है राज्य पशु हो जाता है, ठीक है। दलदली हिरण वही बारहसिंगा बोलते हैं, ठीक है। बारहसिंगा कहा जाता है। बोलो भैरव बाबा की जय हो। भैरव बाबा की जय
चलो अब यहाँ पर हम चीज़ें देख लेते हैं कौन अपना उत्तर प्रदेश का जो हम कह रहे थे ये आपका एनवायरनमेंट वाला जो आपका जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 वाली है, ठीक है, 18वें नंबर की है, वो आपको पढ़ के जानी है, तो ठीक है, तो वही वाला चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कुल एरिया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। बच्चे बच्चे को पता है, कोई बात इसमें है नहीं। अति सघन वन की अगर बात करते हैं तो आपका 2,0688 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, 1.1% हो जाता है, ठीक है, कुल क्षेत्रफल का। मध्यम सघन वन क्षेत्र आपका 4,001 वर्ग किलोमीटर, 1.66% हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कुल जो है आपका जो वन आवरण जो है 6.24% हो जाता है। झाड़ी आपके कितनी है, 0.27% हो जाता है, ठीक है, 27% हो जाता है। अब यहाँ से एक सवाल ये बनेंगे क्या, अति सघन वाले क्षेत्र कौन से, लखीमपुर खीरी, फिर उसके बाद में पीलीभीत, फिर बलरामपुर। शीर्ष 3 मध्यम सघन वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो सोनभद्र, चित्रकूट और मिर्जापुर। 3 खुला 3 शीर्ष 3 खुला जो क्षेत्र वाले हैं, खुला वन क्षेत्र वाले जिले, वो सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर। 3 जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन, तो सोनभद्र है, फिर खीरी है, फिर आपका मिर्जापुर है। 3 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले परसेंटेज में पूछे तो सोनभद्र, चंदौली, श्रावस्ती, ठीक है, तो ये हो गए। 3 सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाले जिले तो आपका झांसी है, ज्योतिबा फुले नगर जो अमरोहा है, और इटावा हो जाता है। और 3 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो कमी जहाँ हुई तो खीरी है, और कानपुर देहात है, पीलीभीत है। 3 सर्वाधिक झाड़ी वाले जिले तो झाड़ी, झांसी, झांसी, ठीक है, आगरा और महोबा, ठीक है। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।